बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दिन करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा रिलीफ मिला है और जो मरकज़ी केस था साइफर साजिश केस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो चलाया जा रहा था, जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई गई थी और उस अडेला जेल में अपनी सज़ाएँ भुगत भी रहे थे। लेकिन आज उनकी बरियत की अपीलें मंजूर हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी जो है इस केस में करार दे दिया। मुख्तलिफ टेक्निकल वजूहात थी जिस पर अदालत ने रिमार्क्स भी दिए और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो पूछी गई, लेकिन बाद में पहले फ़ैसला महफूज किया गया और फिर बाद में ये फ़ैसला सुना दिया गया। इसलिए आज तहरीक इंसाफ जो है वो खुश है, मुतमईन है इस केस में, ताकि उन्हें एक रिलीफ मिला है और अदालत जो है अदालती रिलीफ जो है वो तहरीक इंसाफ को अब मिलना शुरू हो गए हैं। एक और बड़ा अहम केस के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की स्पेशल सीट का मामला था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग हुई और उस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल उठाए गए, रिमार्क्स दिए गए कि ये कैसे महरूम किया गया सीटों स्पेशल सीट से तहरीक इंसाफ को, कि उनका हक था लेकिन उन्हें महरूम कर दिया गया। गो के ये समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो ट्विटर केस है उसका बड़ा अहम किरदार है। आजकल जो है वो कल उमर अयूब को, रऊफ़ हसन साहब को और गौहर अली खान साहब को FIA ने तलब भी किया हुआ है, नोटिस भी जारी हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे पैनल में मौजूद होंगे सेनेटर हुमायूं महमद साहब, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक़ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब होंगे, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार, आबिद साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। आबिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर पहले मुझे थोड़ा सा साइफर साजिश केस से मुतल्लिक थोड़ा सा बताइएगा कौम को कि क्या टेक्निकल वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ को आज बड़ा रिलीफ मिला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की जो अपीलें थी मंजूर कर ली। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो साइफर केस था हम लोग शुरू से कह रहे थे कि इसमें बिल्कुल जान नहीं है, कोई इशू नहीं। देखें, उनको प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अदालत में साबित करते कि जी ये साइफर का जो केस था जो उन्होंने लहराया या वो गुम गया या जो भी उस पर इल्ज़ाम उनका लगाया, वो उन्होंने इसके उन्होंने जुर्म किया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की। और ये हमें उस वक्त जबकि बाद में आपने देखा इस केस के बनने के बाद अमेंडमेंट भी की गई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, उसको और सख्त कर दिया गया। 1923 का ये कानून है अंग्रेजों के ज़माने का। तो उस वक्त हम लोग लीगली बात कर रहे थे कि इसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि एक साइफर है, पहले तो उसको डिसाइड करें कि ये ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है या नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है कि क्या उसने प्राइम मिनिस्टर ने कहीं उसको दिखाया। तीसरी बात कि जब वो बात हुई कैबिनेट ने भी उसको अप्रूव किया, कहां किसने देखा, मैंने आपने किसी ने नहीं देखा और कौम ने भी नहीं देखा, या किसी कहां ये डिस्क्लोज हुआ। चौथी बात कि ये जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने कि जी ये कॉन्स्पिरेसी थी, हमें बॉन्ड किया गया थ्रू आवर एम्बेसडर जो US में एम्बेसडर थे, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई हमारे यहाँ, जिसमें हमारे सारे अफवाज के सरबराहान और मुख्तलिफ लोग बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उस साइफर के बेसिस पे अमरीका को एक डिमार्श दिया। डिमार्श कहते हैं उस चीज़ को कि आप एक प्रोटेस्ट करते हैं कि ये जो आपने जो ये बात आपके एक डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ने की, ये सिफारती लिहाज से बिल्कुल सही बात नहीं थी, आपने डिमार्श दिया। एक डिमार्श आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई। आपको याद होगा उस जमाने में फॉरेन ऑफिस ने या उस जमाने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वगैरह को उसकी बंद कॉपियां भी भेजी गई थी, वो किसी ने डिस्क्लोज नहीं की। तो ये बड़ा बर्डन था। आबिद साहब मुझे थोड़ा सा समझाइएगा सर, आबिद साहब थोड़ा सा मुझे समझाइएगा, मुझे थोड़ा समझाइएगा सर कि सर वो जो ख़त लहराया गया था जलसे में परेड ग्राउंड के, आपको याद है वो सर ख़त क्या था? तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन उस वक्त के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था कि ये क्या चीज़ है? नंबर 1। नंबर 2 सर, जो सर आपने बात की कौमी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में डिमाश की, तो उस कमेटी के जो मिनट्स हैं सर, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये अमरीकी साजिश थी या साजिश पे जो है डिमाश किया गया? सर
नहीं, डिमार्श जो दिया जाता है वो प्रोटेस्ट की जाती है। तो प्रोटेस्ट किस लिए गई थी? कि आपके डोनाल्ड लू ने क्या बात की उससे, हमारे एम्बेसडर से? ये तो कोई बात ना हुई ना। देखिए, पॉइंट इज दैट डिमार्श ये दिया कि जो आपने खत लिया वो आपने सिफारती जो एक मलूज़ात होते हैं उसके खिलाफ आपने एक बात की और जो आपकी बात नहीं करनी चाहिए थी। डिमार्श का मतलब होता है ये प्रोटेस्ट करते हैं फॉरेन किसी गवर्नमेंट को कि जो आपकी बात हुई है ये गलत हुई है, ये सिफारती जो ताल्लुकात होते हैं उनके बरक्स हुई है। लेकिन लहरा देना, उससे देना, ये साबित आपको ये करना है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है। और दूसरी चौथी बात जो सबसे मैं समझता हूँ इस केस में सबसे कमजोरी की बात है, जो आई एम श्योर जब फैसला आएगा देखेंगे, वो आजम खान का स्टेटमेंट है जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनको 1 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वो उनकी फैमिली पटिशन दाखिल करती है कि वो मिसिंग पर्सन हो जाते हैं। सडनली 1 महीने के बाद वो जैसे हमारे मुल्क में होता है वो बरामद होते हैं लॉन्डर होके, और फिर वो 164 का बयान रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ ये मैंने खत दिया, वो गुम गया और शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया। तो ये फॉरेन ऑफिस में आता है, फॉरेन ऑफिस प्राइवेसी, इसमें लॉ कौन सा वायलेट हुआ? वो जो जिस तरह से उजलत में फैसला हुआ, आप देखें जैसे तोशा खाना का अगस्त में हुआ, इसका जनवरी में फैसला हुआ। उस वक्त जो मलूज़ात थे सारे, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक ट्रायल के, फेयर ट्रायल के, आर्टिकल 10A हमारा आइन का पाकिस्तान का हर शहरी को एक देता है हक कि उसका ट्रायल जो अगर होगा तो वो फेयर होगा, फ्री होगा। ये सारा ये इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि जिस तरह से ट्रायल जल्दी में उजलत में किया गया, 8 फरवरी का इलेक्शन आ रहा है, इनको सजाएं देनी है, इनको इलेक्शन से बाहर करना है मुख्तलिफ केसों में, ये सारे उसकी कड़ी की एक वो थी। उस वक्त भी कहा गया कि ये केस बिल्कुल कमजोर केस है, गिर जाएगी। तोशा खाना, ये जबकि ये उन तीनों केसों में सबसे समझा जाता था कि सबसे, जबकि मैं कहता था हमेशा से, आप मेरे पुराने इंटरव्यूज देख लीजिए कि ये सबसे कमजोर केस है। और लेकिन वहां जो बात की जाती थी कि नहीं ये बड़ी हमारे अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो गए, कौन से ताल्लुकात खराब हो गए? तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि जिस तरह से जो सारी मूव हुई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो अब हो रहा है कि 47 की हुकूमत है, तो आप देख लीजिए तो कौन सी हालात ऐसे खराब हो गए कि उसमें सजा। अच्छा, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की क्या वायलेशन हो, और यही हाई कोर्ट ने किया है। और अगर किसी को इससे तकलीफ है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। चलें मैं सर गवर्नमेंट से पूछता हूँ, अपना नासिर भट्ट साहब आप बताइए सर कि बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है कि साइफर साजिश केस जो है उससे बरी हो गए खान साहब भी और शाह साहब भी, तो क्या बरी हो जाएंगे? कोई गवर्नमेंट का प्लान है कि उन्हें बरी कर दिया जाए, या कोई केसेस ऐसे हैं जिनमें वो अब भी उनको सजा है या वो बरी नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुबैरी साहब की बातें सुन रहा हूँ। ये आप बताएं, ये साजिशी बयानिया किसने शुरू किया? इमरान खान ने लड़ाना शुरू कर दिया ना, खुद ही किया कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, ये हो गया। अब अदालत है, अदालत अगर इनके ऊपर केस बना, अदालत ने इनको रिलीफ दे दिया है, उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। ये अदालत का काम है। अदालत, एक अदालत ने सज़ा दी, दूसरी अदालत अगर उसको मुअत्तल कर रही है, वो समझती है कि इसमें कुछ चीज़ें प्रूफ सही नहीं मिले। लेकिन ये स्टार्टिंग तो इमरान खान ने की ना कि ये मेरे खिलाफ साजिश होगी, मुझे अमेरिका ने हटाया, तो फिर डोनाल्ड लू से जाके मिलते भी रहे हैं। बात करें आज जो इमरान खान ने एक ट्वीट किया हुआ है, 6-7 दिन से एक बात चल रही है, आप मुझे बताएं कि उस ट्वीट को अभी उन्होंने पिन कर दिया है कि हाँ मैंने किया, मैं ही हूँ। इमरान खान जेल में बैठ के ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ट्वीट हुआ है इनकी इजाज़त से, और कभी कहते हैं अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है, कभी कहते हैं कहाँ से, लेकिन ट्वीट का जो ट्विटर है उसका पासवर्ड मेरे पास है। अगर मैं समझूं कि ये गलत हुआ तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं करता इसका मतलब है मेरी मर्जी है। तो ये जो तरीका अख्तियार किया हुआ इमरान खान ने, अभी ये मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, मैं आपको एडवांस एक बात बताऊँ, फैसला जो भी आया, हम मानेंगे फैसला जो भी आया, इन्होंने फिर भी तनकीद ही करनी है कि गलत हुआ है, इनकी सीटें बनती नहीं है। आज तो जो है वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। नहीं, मेरी बात सुने ना, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ इन्होंने इतराज कर दिया कि इनको बैठना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद ने लिख के दे दिया कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। अब आज़ाद सारे मिल के एक जमात बना लें, फिर उसका ये होता है कि इलेक्शन कमीशन में आप नाम देते हैं मखसूस सीटों का, ये हमें इतनी सीटें चाहिए, वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है, ये पहले ही एक चीज़ पे तैयार है कि फैसला हक में आया, तब भी हम कहेंगे जी ये देखें हमने कहा था ना कि इस तरह हुआ, नहीं आया, इन्होंने तनकीद करनी है। तो इमरान खान अगर इस चीज़ पे आ जाए कि इस मुल्क को हमने ठीक करना है, जो मुश्किल हालात हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। और मैं कहता हूँ कि एक पेज पे आ जाए। अभी तो फिर हमने फिर हुकूमत ने
आप तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए? मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं करने, इन्होंने यही काम है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मायूं साहब, सर आप बताएं सर, बड़ा खुशाइंद करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि बड़ा रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को। आगे भी तवक्को है आपको कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बाकी केसेस में भी आपको ऐसी रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जो लोग कहते हैं ना कि रिलीफ मिला है, मैं कहता हूं कि कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि ये अदालत ने एक्नॉलेज किया है कि जो जुल्म हुआ था वो गलत हुआ था। उन्होंने उस जुल्म के एक चीज को खत्म किया है। ये कोई रिलीफ नहीं है। ये जो इमरान खान के ऊपर जाली 2 नंबर हुकूमत ने जाली 2 नंबर केस किया हुआ था, ये अदालत ने उसको एक्नॉलेज किया है कि ये गलत केस किया हुआ था, ये पॉलिटिकल केस था और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के डर की वजह से उन्होंने किया था। तो अगर आप इसको रिलीफ कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये रिलीफ नहीं है। मेरी नज़र में ये उस जुल्म को रोका है। आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बाद उसको टॉर्चर देना बंद कर दे, हम कहें यार मैंने तुझे बड़ा रिलीफ दे दिया। ये कोई तरीका है? इसको आप रिलीफ कहते हैं? ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब चलें जो है वो ये कौमी सलामती का मामला नहीं है सर। साइफर जो है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अमेरिका से जो है वो कोड में आया, फिर यहाँ पे डी कोड हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया और प्राइम मिनिस्टर जो है उसे लहरा रहा है जस्से में। तो ये तो कौमी सलामती के मामलात हैं सर। सर देखिए, इमरान खान कहते हैं, अक्सर इमरान खान कहता है, एक तो ये लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। अच्छा, देखिए जैसे अभी आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि साइफर क्या उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता। नंबर 2, जब आप एक चीज को डी क्लासिफाई कर लेते हैं, और मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा कि हेनरी किसिंजर के जमाने में भी इसी तरह ही हुआ था कि जब एक ख्याल में ये जो सदर्न क्या कह सकते हैं अमेरिकन के स्टेट्स थी, उनमें से बाज प्रेसिडेंट को कत्ल करने की साजिशें हुई थी, तो जब उनको कहा गया था ये, उन्होंने उसको डी क्लासिफाई नहीं किया था, उन्होंने उसको रोक कर रखा था और बाद में डी क्लासिफाई किया था। और जब डी क्लासिफाई हो जाता है वो बेसिकली तब होता है जब आप उसके ऊपर 2 चीजें हुई थी। एक तो उसके ऊपर पूरी कैबिनेट बैठी थी, फिर कैबिनेट के बाद उसको 2 दफा आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में किया था, और फिर जैसे इन लोगों ने, जैसे अभी आपको बताया हुआ है कि उसके अंदर डिमार्श कर दिया था। डिमार्श का मतलब सिंपल ये हो जाता है कि जो कुछ आपने कहा है और लिखा है वो चीज, देखिए साइफर बेसिकली लिखा नहीं होता, साइफर ये एक किस्म के मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं। जब मीटिंग हो रही है, दो लोगों के दरमियान में जो मीटिंग हो रही होती है ना, उसका एक किस्म का जो वहां पे एम्बेसडर होता है या उनके साथ जो टीम होती है, वो उसको मिनट कर रही होती है कि ये चीजें कही हैं, और उन चीजों को फिर बता दिया जाता है कि ये चीजें कही हैं। अब साइफर की जो असल जो उसकी एक क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि साइफर जिस तरीके से आता है आप उस तरीके से उसको कभी नहीं करते, जब भी उसको करते हैं उसको डिकोड करते हैं। जैसे फॉरेन ऑफिस में आया तो फॉरेन ऑफिस का मिनिस्टर डी क्लासिफाई कर सकता है, कैबिनेट में आया तो कैबिनेट मिनिस्टर कर सकता है, इसलिए आ सकता है। और अगर ये लोग ना भी कर सके तो प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली अथॉरिटी इन पाकिस्तान, इसी तरीके से प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी इन एनी अदर कंट्री जिनका जिस से कि जो उसके बारे में कह सकते हैं इसको डी क्लासिफाई कर लो। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो फिर उनके ऊपर ये होता ही नहीं। और यही चीज अगर आप देखें ट्रंप के ऊपर वो लोग कर रहे थे कि भाई इसको हम ये सीक्रेट एक्ट के तहत करेंगे, फिर उन्होंने पता चला कि नहीं इसी के पास अथॉरिटी है डी क्लासिफाई करने की, तो वो नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। अगेन मैं कह रहा हूं अनपढ़ लोगों के साथ हम लोगों का वास्ता पड़ा हुआ है, तो इस वजह से जाहिलों के साथ बेहतर है उनसे दूर भागे। आप भी दूर भागे, मैं भी दूर। पूरा पाकिस्तान जाहिल है, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही सर पढ़ी लिखी है, तहरीक इंसाफ को सारा पता है सर। पूरा पाकिस्तान सर जाहिल है। पूरा पाकिस्तान बिल्कुल बाशऊर पाकिस्तान है, वो जाहिल नहीं है, वो बिल्कुल बाशऊर है, तभी पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और यही चीज है। अच्छा, आप एक और बात बता देता हूँ। अमेरिका असल में मसला सारा ये हुआ था कि अमेरिका हमेशा से आदी था
बेगर्स कैनॉट बी द चूजर्स वालों को, कि जो डिग्गियों में बैठ के जाते थे वो उनका आदि था। ये पहली बार उनके सामने एक ऐसा बंदा आ गया जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने उसको बुरा भला कहा, एक साइफर भेज दिया, उसने कहा ये तुम लोगों ने क्या भेज दिया मुझे, उन्होंने उल्टा उसको सुना दी। देखिए ये चीज होती है, लेकिन इससे दोस्तियां नहीं टूटती है, इससे उल्टा दोस्तियां बनती है, क्योंकि अमेरिका को पहली बार रियलाइज होगा कि यार ये खुददार लोग हैं, ये बिके हुए नहीं हैं। तो ये चीज होती है, आप बता दो आप किसी भिखारी के साथ दोस्ती करोगे या गरीब खुददार बंदे के साथ दोस्ती करोगे? ठीक है डॉक्टर साहब। अबे साहब सर आप बताइएगा सर, आज बड़ा इंपॉर्टेंट केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि ये मामला किस तरफ जा सकता है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो नशिस्तें मांगी नहीं थी और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया सर। देखिए इसमें ज़्यादा बहस हम ना करें क्योंकि आप पे कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं जो मामले सब झूठ। बस सर कानूनी राय दे दें बस। हाँ तो उसके हम उस पर कर लेते हैं क्योंकि पर्सनल इसमें बात करना आई डोंट नो कि कितनी वायलेशन होगी, कहीं वायलेशन ना हो जाए किसी हुक्मनामे की। तो लेकिन बात देखिए केस क्या था, मुद्दा ये था कि देखिए मैं तो शुरू से ये कह रहा था कि ये जो सीटें, ये जो पीटीआई के जो लोग थे वो पीटीआई के टिकट पे लड़े थे इलेक्शन, तो हाँ बल्ले का उनसे निशान ले लिया गया, तो इसका मतलब वो पीटीआई से तो खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का और कोर्ट ने कहा कि जी इनकी हैसियत अब आजाद है, उम्मीदवार की तरह होगी, लेकिन वो जीते तो पीटीआई के टिकट पे थे। लोगों ने उनको वोट दिया, बेशक टींडे करेले और ये उनके सिंबल थे, लेकिन फिर भी अवाम ने हर जगह उनको वोट दिया और वो मेजोरिटी उन्होंने हासिल की जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो मिली नहीं। तो उसके बावजूद अब ये उन्होंने इल्हाक किया, पहले बात सुनी, उन्होंने सीटें नहीं भी मांगी। आप देखें आइन क्या कहता है, आइन सुप्रीम है या एक ज़ैली कानून जो इलेक्शन एक्ट है आपका, उसमें होता है कि जी आपको पहले अपनी मखसूस नशस्तों की लिस्ट देनी होती है, उन्होंने दी नहीं। वो हामिद साहब जो थे क्या इससे जो एक कौम से जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो नशस्तें नहीं दी तो क्या वो इंटाइटल नहीं होंगे? नंबर पहला ये सवाल है। कोर्ट ने ये देखना है कि क्या है वो फिर भी उनको फिर सीट, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन एक्ट के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो खुद शायद जो उनके लीडर थे उन्होंने खुद एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, क्या उनको ये सीटें मिलनी चाहिए? अगर उनको मिलनी चाहिए तो क्या उन्होंने अगर लिस्ट नहीं जमा कराई थी तो उसकी वजह से उन पर पाबंदी होगी कि वो बाद में उनको मखसूस नशिस्तें, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो होती हैं वो आइन के अंदर मिल रही होती हैं, एक्ट के थ्रू नहीं मिल रही, तो आइन में दर्ज है आर्टिकल 51 में आपके कि ये नशिस्तें इस रेशो से मिलेंगी जितनी आपकी सीटें होंगी असेंबलीज में। और तो अब ये नंबर पहला तो सवाल ये है कि उनको सीटें, अच्छा चलें जी उनको उनका हक नहीं है। आप इस नतीजे पहुंचती है अदालत शायद कि जी उनका हक नहीं है, उन्होंने मखसूस नशिस्तों पे नहीं लाई, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद एक पार्टी नहीं थी, क्योंकि देखिए पार्टी की तो रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन में, ये भी एक सवाल उठेगा वहां। लेकिन जो बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चलो उनको नहीं मिली, क्या जिन लोगों का शेयर नहीं बनता उनको दी जा सकती है इनकी सीटें? यही तो दो मुद्दे हैं वहां जो बात हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है उनको सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए, जो इनकी सीटें वो बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाए। मैं समझता हूं कि वो तकसीम बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको आइन के अंदर डिफाइंड है, आइन कहता है कि आपने जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से आप इंटाइटल होंगे इंडिपेंडेंट मखसूस नशिस्तों के लिए, खवातीन की और अक़लियतों की। तो अब मैं तो समझता हूं कि ये तो बिल्कुल किसी हाल में उनको नहीं मिलना चाहिए, तो बिल्कुल पेशावर हाई कोर्ट का विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट तो फैसला गलत है कि आप सर देखें ना पेशावर हाई कोर्ट ही जो है अबे साहब, पेशावर हाई कोर्ट सर ये फैसला करती है, अबे साहब पेशावर हाई कोर्ट ही फैसला करती है और कहती है कि केपी हुकूमत जो है वो केपी असम्बली का इजलास बुलाए और उनसे हलफ लिया जाए, लेकिन कोई ना इजलास बुलाया जाता है ना उनसे हलफ लिया जाता है। सर अगर देखा अगर उन्होंने इस तरह कोई फैसला किया, मेरे इल्म में नहीं है बात, अगर उनकी किसी फैसले की हुकूमतूली की है तो वो जिन लोगों फैसले की तो उन पर कंटेम्प्ट फाइल करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने बिल्कुल कोर्ट का फैसला जब तक वो सस्पेंड नहीं होता, सेट असाइड नहीं होता, मुझ पे आप पे सब पे बाइंडिंग है, अगर इस तरह का कोई फैसला है उन्होंने नहीं किया तो आपको कंटेम्प्ट फाइल करनी चाहिए थी। क्यों नहीं कंटेम्प्ट? बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेन गेम जो है सारा मेन गेम इसमें है कि जी उनको नशिस्तें इसलिए दी गई इलेक्शन कमीशन जो पूरा कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन नहीं। मैं तो 2 साल से ये बात कह रहा हूं, और इलेक्शन भी किस तरह के कराए आपने देखा, आपके सामने अभी बात है। तो और 90 दिन में कराए भी नहीं, उन्होंने ये अमेंडमेंट करवानी है। अगर ये नशिस्तें उनको नहीं मिलती पार्टीज को तो ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती, जिसके बहुत सारे बेनिफिशरीज इंतजार में बैठे हैं अमेंडमेंट कराने के। सर बट साहब जो स्पेशल सीट्स हैं 22 और 55 सीटें हैं, 77 सीटें बनती हैं, 78 और 77
तो अगर ये हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा सर? देखें, पहले तो मैं वो डॉक्टर साहब की इस बात का जवाब दे दूं, ये इन्होंने सारी ज़िंदगी झूठ बोला है, इसके अलावा ये चलते ही नहीं। पीटीआई का किसने झूठ बोला है? पीटीआई के लोग जो है ना, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी वो साइफर वो था ही नहीं, वो क्यों किया, वो साइफर बनता है। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। डोनाल्ड लू के घर जा उसमें जाके पाँव पकड़ रहे हैं उसके कि हमारी तो आपसे दोस्ती है, हमने तो आपके मुतालिक की बात नहीं की। इल्ज़ामात भी खुद लगाते हैं और उसकी तरदीद भी खुद करते हैं। इसलिए मैंने झूठ बोलने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये इन्होंने कहा, पिछली जब हुकूमत थी ना तो मियाँ साहब ने कहा जी 35 पंक्चर 2 साल लाग रखते रहे 35 पंक्चर पे। एंड पे एक तो इंटरव्यू में कहते हैं यार वो तो मैंने सुना सियासी बयान था, सियासी बयान था। तो ये इनकी सारी ज़िंदगी इनको इमरान ने एक बात सिखाई है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच नज़र आए। वो कह रहे हैं हमारा जो पल्ला है वो जहलों से है। हाँ देखे ना, मैं ये अगर पाकिस्तान सारा जहल है तो फिर एक इमरान खान और ये दो यही पढ़े लिखे हैं, इनको तो उठा के लोगों ने फिर बाहर फेंका हुआ है ना। इमरान खान का यही काम है कि झूठ बोलो, इल्ज़ामात लगाओ, और इन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, झूठ बोलना है। अभी फैसला आ जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट का, अभी ये कह रहे नहीं थी वो मैं रिलीफ नहीं, हमें तो केस बनता ही नहीं था। वो भाई केस नहीं बनता था, आपने ही कहा ना कि ये साइफर है, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, तो आपका सारी ज़िंदगी झूठ बोलना ही रहेगा और इसी पे चलते रहेंगे। अब आगे मखसूस सीटों वाली बात, पीटीआई का जो बल्ले का निशान था, आप कहते चले गए, इन्होंने सब ने आज़ाद इलेक्शन लड़े, सब ने आज़ाद इलेक्शन लड़े। सुन्नी ताद ने लिख के दिया इलेक्शन कमीशन में कि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए नहीं, उनके ज़ाहिर उनको पता था हमने कौन सा जीतना है क्या है। अब ये आज़ाद बंदे शामिल हो जाए किसी जमात में और आप कहें जी मखसूस नशिस्तें भी हमें दे दें। हाँ। मखसूस नशिस्तें तो एक जितनी सीटें हैं ना असम्बली में, उसके मुताबिक जितनी जमातों ने जो सीटें जीती होती हैं उनको वो हिस्सा मिलता है। अब एक जमात का है ही कुछ नहीं, तो वो सीटें तो मिलनी है ना। तो बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है। वैसे लगता है आपकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है? नहीं, हमारी मुश्किलात में कोई इजाफा नहीं होता जा रहा है। प्रेशर है आप पर? नहीं, हमें प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर की बात इन पे है कि इन्होंने जो आजकल जिस काम में लगे हुए हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ट्वीट कर रहे हैं और 1971 वाला इनको मुक्ति बानू और सारी चीज़ें याद आ रही हैं। जो शख्स अपने मुल्क के खिलाफ एक ट्वीट करता है, मुल्क के खिलाफ है ना, 4 साल इनकी हुकूमत रही है, उस वक्त इन्होंने इनको ये ट्वीट याद नहीं आया। ठीक है, अब इन्होंने और उस पर कायम है। 9 मई हुआ, आज तक उनसे पूछे ये माने नहीं माने, ये कहते हैं नहीं जी वो हम नहीं थे। इनकी वीडियो है, सब कुछ है, इन्होंने इसी तरह करना है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में इंतशार रहे। अवाम जो है इनकी 4 साल हुकूमत के बाद आज हम जिस हालत में बैठे हैं उसकी वजह यही है कि इन लोगों ने, इनका एक था असद उमर, ये इमरान खान कहता था देखो 90 दिन में हमने अरबों रुपये वापस लाने हैं करने हैं, वो भी सारा झूठ, वो भी गया। फिर और फॉरेन इन्होंने वज़ीर ख़जाना चेंज किए। अब ये मैं एक फिर आज बात कहता हूँ कि इन लोगों को 9 मई पे भी माफ़ी मांगनी चाहिए इमरान खान को। और ये जो ट्वीट का भी चक्कर चला रहे हैं, ट्वीट उन्होंने किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपने देखे ना अफवाज पाकिस्तान एक सलामती का इदारा है और ये उनके खिलाफ ये बातें कर रहे हैं और ट्वीट करके उनको चाहिए कि ट्वीट ख़त्म करें और या माने कि हम हैं, हमने किया। चलें एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब बताइएगा सर, जो मामला चल रहा है ट्विटर केस का, ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो जेल में हो और उनके ट्वीट्स आ रहे हैं और फिर ऐसी वीडियोस आ रही हों जिससे कोई इंतशार पहले रियासी इदारों पर जो है प्रेशर डाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो ट्वीट पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, देखा मैंने। आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी है कि नहीं देखी? ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मरियम नवाज ने 2020 में की थी और जिसमें उन्होंने इसी जो है ना हमूद रहमान कमीशन का रेफरेंस दिया था, वो भी आपने देखा होगा। आपने जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने जो हमूद रहमान कमीशन का कहा था, और उन्होंने तो सिंपल कहा था कि क्या ये करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से है या ये जनरल्स की वजह से है। ये उनके कैटेगोरिकल वर्ड्स है। उन्होंने कहा ये इसका जो है वो करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं है, ये डायरेक्ट जनरल्स की वजह से। आप उनके जाके वो स्पीच सुन लें जो उन्होंने कहा था। फिर 2017 में क्या नाम है, मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा था और उन्होंने क्या क्या कहा था वो सारा
देख लें। तो अगर वाकई ये सारा महमूद रहमान कमीशन वगैरह जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बना के किया हुआ था, अगर ये वाकई गलत है तो फिर ठीक है, इन सब के ऊपर केसेस कर ले, हम भी बीच में शामिल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इनके ऊपर नहीं है तो फिर हमारे ऊपर क्यों है? एक बात। नंबर 2, मैं थोड़ा सा जरा भट्ट साहब की बातों की बात करता हूं। देखें, अनफॉर्चुनेटली भट्ट साहब जो है ना, मैं फिर वो बताता हूं कि इमरान खान कहता है कि एक तो ये लोग अनपढ़ है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात ये मैं आपको बताता हूँ। इनका लीडर कौन है? इनका लीडर कहता है आज के बाद कोई मुल्क हमें साइफर नहीं भेजेगा था। उन जाहिलों को ये नहीं पता कि साइफर कोई और मुल्क वाले नहीं भेजते, अपने लोग भेज रहे होते, वो डिकोडेड होते। तो सबसे पहले तो उनको पढ़ा लिखा लो। काश वो लोग जरा मेहनत करके कैडेट कॉलेज में या किसी कॉलेज में अपनी मेरिट पे दाखिला हो जाते हैं बनिस्बत इसके के सिफारिशें करते हैं। उसके बाद अब आप देखें इस मुल्क के साथ जुल्म किया है। जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म मेरी नजर में यह है कि जो महमूद कमीशन था, अगर इसके ऊपर एक्ट हो जाता उस वक्त तो 3-4 काम ना होते और पाकिस्तान के ऊपर कभी नहुसत ना आती। मैं आपको बताता हूँ क्या सर, पता क्या डॉक्टर साहब सवाल तो सर सिर्फ यहाँ ये पैदा होता है सर के एक शख्स जेल में, ट्वीट का मैं बताता हूँ। देखिए, सर एक शख्स जेल में है सर, तो जेल से बैठ के कैसे ट्वीट हो सकती है सर? सर देखिए, ट्वीट उन्होंने नहीं की। ट्वीट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने की है। उस ट्वीट के अंदर अगर आप देखें, उसमें थ्रू आउट एक मुवाजना किया है आज के हालात और 1971 के हालात के साथ। अच्छा, उन्होंने तो बताया कि 1971 मतलब सर मुझे बोल लेने दे, मुझे बोल लेने दे, ठीक है। उसमें उन लोगों ने फर्द वाहिद का जिक्र किया है कि जिसने अपनी उसके लिए क्या कह सकते हैं कि उनको प्रोलॉन्ग हो जाए, उनका जो डिक्टेटरशिप है प्रोलॉन्ग हो जाए। उन्होंने उस वक्त के जो सबसे पॉपुलर लीडर थे जिन्होंने 160 सीट्स ली थी एज अपोज टू 83, उनको इन पे वो मुंतकिल नहीं किया, उनको बुलाया नहीं था। अच्छा, उसके बाद वो पहली बार था कि जिसमें वो पहली बार हुआ था जिसमें फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनी थी और फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट को उन लोगों ने हटा दिया था। तो हम सिर्फ उस लिहाज से मुवाजना कर रहे थे कि अगर आपने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनाई है, फॉर्म 45 वालों की नहीं बनाई, तो ये आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे 1971 में चले थे। उस वक्त भी हमें बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत चोट लगी थी। बराए मेहरबानी उस रास्ते पे लगी थी। तो आप बताएं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका दुश्मन हूं? मैं तो आपका दोस्त हूं, आपको बता रहा हूं इस रास्ते पे मत जाओ। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर आप सब बताइएगा कि ट्वीट जो है वो हो जाती है, एक शख्स जेल में है, उनके नाम से ट्वीट हो जाती है, और फिर अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने 71 का और आज के हालात का तकाबली जायजा लिया है। तो सर क्या अब जो मुल्क में हालात हैं वो 71 जैसे हालात हैं जब सकूत ढका हुआ था? सर देखिए, आपको तो नहीं होगा, मैं बहुत बच्चा था जब 71 हुआ है। और देखिए 71 में क्या हुआ था, आप एक बड़ा इंटरव्यू है आपके पास अवेलेबल होगा, आपके आर्काइव में नहीं होगा तो ये कोई दे देगा आपको। राव फरमान साहब एक जनरल थे हमारे, राव फरमान, उनसे बीबीसी का ये कोई इंटरव्यू था, फौरन पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो अवामी लीग वाले हैं, जो मुजीब रहमान साहब की पार्टी थी इस पाकिस्तान में, ये जो लोग लड़ रहे हैं ये अब इंडिपेंडेंट हो गए। ये कहा उन्होंने, आप सुन लीजिए वो इंटरव्यू, बिल्कुल इसी तरह ये बातें हुई है। तो वो मैंने भी किसी ने भेजा तो मैंने वो देखा, वो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। देखिए हम हमारी इस मुल्क की मैं समझता हूँ जो ट्रेजिडी है वो ये है कि हमने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा और हम अपने माजी को भूल जाते हैं। हम 47 को भूल गए, कितने लोगों ने शहादत दी। हम 71 को भूल गए जब हमारा मुल्क दो लख्त हो गया क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने गए, धांधली की गई, उसके जो आदमी जीता हुआ था उसको नहीं दिया गया, उसके जो भी मुहरकात होगी, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो टॉपिक भी नहीं है अभी आपका। तो अगर नॉट देखा, पहली बात है ट्वीट उस आदमी ने नहीं कि उस पर आप केस बना रहे हैं। अगर ट्वीट ये की गई है कि हालात के, अगर आपने एक आदमी का मैंडेट चोरी करा तो उसके ऐसे हालात ना हो जाए। अगर ये कोई आदमी बात कर रहा है, इससे मुल्क में इंतशार, मुल्क के खिलाफ कौन सी बात की जा रही है? बात सही करनी चाहिए कि जी आज जो हमारे हालात है, अगर आप समझते हैं इलेक्शन सही नहीं हुए, एक किसी का मैंडेट चोरी हुआ, जिसका मैंडेट चोरी हो, कानून सर क्या कहता है? सर कानून सर क्या कहता है? ट्वीट के पहली बात है, ट्वीट करने पे कौन सा कानून आपको सजा देता है? ये तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि आप एक शायर एक शेर पढ़ता है, वो गायब हो जाता है, कश्मीर से वो बरामद हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? हमारे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है हमारा, आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। हाँ, कुछ चीजों के ऊपर आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कानून है कि आप उनकी बातें करेंगे तो आपको उसके आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप उसकी गलत बात करेंगे, वो भी गलत बात करेंगे, रीजनेबल
आप बताइए, कोई यहाँ पे बुनियादी हक है, बुनियादी हक किसी कानून से नहीं लिया जा सकता, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन का मतलब अब सर मैं भट्ट साहब से जरा बात करना चाह रहा हूँ। भट्ट साहब आप बताएं सर कि ट्वीट हो गया और ट्वीट जो है वो 71 और 2024 का मुआवजा किया जा रहा है, क्या हालात ऐसे ही कोई मुल्क में कोई नारकी है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है कि 71 खुदा न खास्ता जो है उसकी बात की जा रही है? देखें, एक वो अभी डॉक्टर मैय्यर साहब ने बात की, झूठ बोलना इनको एक सिखा दिया गया कि आपने झूठ ही बोलना है। वो इमरान खान था ना, वो कहते हैं जी एक हमला हो गया, एक फायर हो गया, आपको याद है वो बंदे पकड़े गए जो इमरान ने कहा मेरे पे हमला हो गया, उसमें उन्होंने कोई 25 गोलियां चलाई हैं, 4 मुझे लगी, 4 उसकी शलवार में लगी, 8 तो एक गोली इधर से गुजरी, याद है आपको? याद नहीं। ये झूठ इनको सिखाया जाता है कि आपने बेटा ये झूठ बोलना है, इतना बोलना है झूठ के वो सच हो जाए। अगर वो भी इनको बता दें कि आपका अगर काम सिर्फ झूठ बोलना है, ट्वीट देखें जुबैरी साहब कह रहे हैं कि ट्वीट करना कोई बात नहीं, तो इमरान कह दे मैंने किया है, देखे ना, कह दे मैंने किया है। 9 मई अगर आप समझते हैं 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो इमरान खान कह दे कि मैं इनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, वो कहता ना मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, फिर जब इनको रिकॉर्डिंग वीडियो हर चीज़ बताई जाती है, माफ़ी मांग ले इमरान खान, और उसने माफ़ी नहीं मांगनी, उसने ट्वीट भी डिलीट नहीं करना, क्योंकि उनका एक ही मकसद है इमरान खान का कि इस मुल्क में इंतशार रहे, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे ना जाए। अच्छा भलता चलता मुल्क 2018 में इन जैसे लोगों को वोट चोरी करके बिठाया गया, आज उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। अगर उन लोगों को सज़ा मिलती जो इनके साथ मिले हुए थे तो आज मुल्क इस हालत में ना होता। तो खुदारा ये झूठ बोलना छोड़ दें, इनकी एक ही ज़िंदगी का मकसद है कि झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि वो सच हो, क्योंकि इमरान खान का काम यही है। आप उसकी जितनी चीज़ें देख लें, उसने एंड में यही कह देना नहीं मैंने तो सुना था, ये बयानिया बनाने के लिए इसने साइफर लाया, सब कुछ किया। ये 9 मई का वाक़या हुआ, इसका ज़िम्मेदार ये है। आज ये ट्वीट किया हुआ है, आप मुझे बताएं, इसके देख लें, ये कभी कोई चीज़ मानते नहीं, लेकिन इस तरह मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, आज जो हालात हैं, मैं आज फिर ये कहता हूँ कि अपोजिशन और जो हुकूमती जमात है उनको मिल बैठ के एक झंडे पे आना चाहिए। पाकिस्तान को तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं सर। देखिए मुलाकात किससे मुलाकात की बात कर रहे हैं? मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात उन लोगों से करें कि जो चोर हैं, जो मैंडेट चोरी करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आपका घर किसी ने आपके घर से सामान किसी ने चुराया हो और फिर आके आपको अपने घर बुला के कहे कि आओ मेरे साथ, आओ डिनर करो मेरे साथ, और आओ बैठ के गपशप लगाते हैं और आओ बातें करते हैं, ये की सोच है, आप कभी नहीं बैठोगे, ठीक है ना? चले मुज़ाकरात की दावत सर, मुज़ाकरात की दावत सर। डॉक्टर साहब मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, नाज़रीन मुज़ाकरात जो है वो इस पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन ये वक्त रहेगा। लेकिन बात यह है कि मुल्क को आगे बढ़ना है, अवाम की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।